हाँ भाई, बातचीत बंद करें अब। कितना लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा? चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग। देखिए, वेव मैकेनिकल मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेव मैकेनिकल मॉडल में जो सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, बोर्स ने क्या बोला, बोर्स के थ्योरी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एटम का, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहा है कि रैंडम मोशन करता है। क्या करता है? रैंडम मोशन करता है। मतलब सर्कुलर मोशन की बात इन्होंने कही नहीं कही, बोला कि चूंकि इस एटम जो है वो स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, 3D में मूव कर रहा है, ना कि सर्कल में मूव कर रहा है। समझ पा रहे क्या? तो इन्होंने जो सबसे पहली बात बोली वो लिखे, electron moves outside the nucleus. Electron moves outside the nucleus. Electron moves outside the nucleus in three-dimensional space. Electron moves outside the nucleus in three-dimensional space. In three-dimensional space, as atom is spherical, as atom is spherical, as atom is spherical in shape, as atom is spherical in shape, ठीक है, इसी में लिखेंगे देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन, देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग इसके पहले अभी तक क्या देख रहे थे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्बिट्स है, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर। लेकिन ऐसा सर्कुलर मोशन की बात इन्होंने नहीं कही, इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर जो स्पेस है वहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में रैंडमली मूव करता है। क्लियर है? दूसरा चीज इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो वेव हमको दिख रहा है, या इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो वेव कंसीडर करते हैं, दोज आर कंसीडर टू बी स्टैंडिंग वेव। देखिए, द वेव एसोसिएटेड विथ the wave associated with electron, the wave associated with electron is standing wave, the wave associated with electron is standing wave। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? देखिए, स्टैंडिंग वेव की जो प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा उसको दोनों बाउंड्री होता है वो फिक्स्ड होता है। स्टैंडिंग वेव की दोनों बाउंड्रीज क्या होती है?
फिक्स होती है। जैसे अगर मान लो आपको मैं स्टैंडिंग वेव का एग्जांपल दूं, तो ये लेटर सपोज मेरे पास दो टर्मिनल्स लिए और यहाँ पे हमने एक वायर को कनेक्ट किया। क्या किया भाई? वायर को कनेक्ट किया। अब इस वायर पे हम क्या करें, अगर ऊपर से या नीचे से कहीं से फोर्स लगाएं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? देयर विल बी क्रिएशन ऑफ वेव्स। यहाँ आपको दिखेगा कि ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जब आप किसी वायर को ऐसे मान लीजिए फोर्स देते हैं तो वो क्या होगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो इट विल लुक लाइक ए वेव। अब इसमें आपको ऐसा भी दिख सकता है, हो सकता है ऐसा भी दिखे। समझ पा रहे क्या कि ये वेव दिख रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ही आपको क्रेस्ट दिख रहा है, दूसरे केस में हो सकता है दो क्रेस्ट दिखे, है ना। तो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में भी, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव उसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टैंडिंग वेव में हमने क्या बोला कि जो दोनों बाउंड्रीज है, ये दोनों बाउंड्रीज क्या होगी, बाउंड्री क्या होगा भाई यहाँ पे, फिक्स होगा, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के केस में भी जब हम लोग देखते हैं तो बाउंड्री उसकी क्या है, फिक्स है, डिफाइंड है। क्या बाउंड्री होगी इलेक्ट्रॉन के केस में? अगर एटम की बात करें तो न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो एक बाउंड्री हो गई न्यूक्लियस की, आउटर मोस्ट जो न्यूक्लियस का लेयर होगा, और दूसरा बाउंड्री हो गया क्या, एटम का जो आप रेडियस के माने बाहरी जो पार्ट होगा एटम का, तो एटम के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। तो दोनों बाउंड्रीज क्या हो गई, फिक्स हो गई, डिफाइंड हो गई। तो हम लोग उसको भी क्या करते हैं, स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जो बाउंड्री आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर एटम के केस में हम लोग यही बाउंड्री की बात करें, तो अगर ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये मान लो एटम है पूरा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बाउंड्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री विल बी लाइक दिस, यस और नो, कि वो एटम के अंदर होगा और न्यूक्लियस के। तो यहाँ भी दोनों बाउंड्रीज चूंकि फिक्स है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं किसकी तरह, स्टैंडिंग वेव की तरह कंसिडर करते हैं। पहला चीज तो ये है। इसको बनाओ फिर कुछ कुछ लिखा देते हैं। स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसी प्रॉपर्टी होती है उसकी। देखिए कोई भी जो स्टैंडिंग वेव होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक बना लिए क्या? बनाओ बनाओ, एकदम मजे में बनाओ। बना लिया?
देखिए किसी भी स्टैंडिंग वेव के लिए जो हम लोग बोलते हैं कि उसका एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हम लोग देखते हैं, एम्पलीट्यूड इज, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हम लोग साई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड को किससे दिखाते हैं, साई से दिखाते हैं। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, साई स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लिखे इसको। क्या बोल रहे हो? तो यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो एनर्जी होगा वेव का वो क्या होगा, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा समझे कि ये जो वेव है, स्टैंडिंग वेव को थोड़ा और हम लोग डिटेल में अगर समझा जाए तो यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जहां पार्टिकल होगा वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी, और जब हम पार्टिकल से दूर होते जाएंगे तो एनर्जी भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, जैसे पानी में कभी अगर पत्थर फेंकते हो तो वेव्स दिखता है क्या आपको, तो वो वेव भी आपको क्या दिख रहा है कि जहां आपने पार्टिकल फेंका वहीं पे वो वेव क्रिएट होता है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे वो वेव क्या होते जाता है। समझ पा रहे क्या? तो ठीक वैसे ही भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, लिखिए इसमें, द एनर्जी विल बी मैक्सिमम, द एनर्जी विल बी मैक्सिमम where the probability of, the energy will be maximum where the probability of finding particle, the energy will be maximum where the probability of finding particle is maximum. The energy will be maximum where the probability of finding particle is maximum. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें बताई, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर। श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए, सीधे सीधे आपसे इक्वेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। तो क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन बताएं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई विल बी, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बेसिक ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हो?
कुछ बोल रहे हो क्या? क्या बोल रहे हो बताओ? पाई स्क्वायर, पाई क्यूब कहाँ देख लिया तुम? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। यहां पे टर्म्स क्या क्या है? साई के बारे में बता दिया आपको। साई क्या है? एम्पलीट्यूड है वेव का। एक्स वाई जेड में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? पार्शियल डबल डिफरेंशिएटिव ले रहे हैं। पाई जान रहे हो, एम क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच अपना वही पुराना प्लैंक्स कांस्टेंट। ई क्या है? ई इज टोटल एनर्जी। वी क्या है? वी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये अब इसको देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दूसरे फॉर्म को इसका हम लोग देखें, तो इसमें ये वाला पार्ट तो एज इट इज हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? ये 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, साई भी आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम वी साई अपॉन क्या? एच स्क्वायर विल बी 0। अब इस टोटल टर्म को हम लोग क्या करते हैं? माइनस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग विथ माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। तो ये कैसा देखने को मिलेगा? इससे अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पूरे के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ क्या, इस पूरे से अगर डिवाइड कर रहे हो, इधर तो कुछ है नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा बोले जरा? माइनस से अगर कर रहे हैं तो इधर भी माइनस साइन आ जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ई साई। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस वी साई विल बी इक्वल्स टू क्या? 0। अब इसको अगर हम लोग इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बताया जरा? इधर क्या लिख रहे हैं हम लोग? माइनस ऑफ, ऊपर में क्या आया? एच स्क्वायर, नीचे में क्या आया? 8 पाई स्क्वायर, अंदर में क्या है बताओ? डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई
डेल जेड स्क्वायर प्लस वी साई विल बी इक्वल्स टू ई साई। ई साई को इधर ले आए। अब यहां पे अगर देखें तो साई अगर हम लोग कॉमन ले लें इन दोनों में तो क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो कि अगर साई कॉमन ले लें तो देखिए डेल स्क्वायर बाई, मतलब या तो पूरा के लिख लो या इस टोटल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे इस टोटल को लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल स्क्वायर प्लस वी साई, लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू ई साई। और इस टोटल वैल्यू को, मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इस टोटल वैल्यू को अगर h मान लें तो यहां से एक्सप्रेशन आ जाता है h साई बराबर ई साई। तो ये भी एक फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन का, लिख ले इसको। बता रहे कहाँ पे, हाँ डिवाइड कर रहे माइनस 8 पाई स्क्वायर एम/h स्क्वायर से टोटल को। पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके देख लो क्या आएगा। हो गया ये, नहीं लिखा अभी, लिखो फटाफट लिखो। कंक्लूजन जो आ रहा है ये तो उसी से फिर डिराइव कर रहे हैं। हो गया, और जल्दी करो यार। डन, लिखे इसको। यहाँ पे h क्या है, h को हम लोग बोलते हैं यहाँ h, ये h, इस h को हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। E को बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन।
बोलते क्या है यार, ये तो हमको भी ध्यान में नहीं है। और डेल टाइप का सिंबल है ना, डेल का इनवर्स हो गया, उसका स्क्वायर लिख रहा है। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, पार्शियल डबल डेरिवेटिव के लिए हम लोग डेल स्क्वायर को यूज कर रहे हैं। हाँ भाई, डन। बताएंगे, हाँ क्या क्या आएगा, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, आगे चल जब फिनिश करेंगे तो सारा कुछ कंप्लीट कर देंगे इसमें। तो देखिए यहां तक क्या इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपके लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जो शॉर्डिंगर इक्वेशन हमने लिखा कि आपसे वो एज इट इज, मैंने देखा है कई एग्जाम्स में कि क्या करता है कि जैसे हमने जो इक्वेशन लिखा उसमें थोड़ा वेरिएशन कर देगा। जैसे मान लो 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर है, तो किसी दूसरे ऑप्शन में क्या करेगा, पाई स्क्वायर नीचे कर देगा, एच स्क्वायर ऊपर कर देगा, या m ऊपर है तो m को नीचे कर देगा, e माइनस वी साई है तो v माइनस ई साई, ऐसे करके थोड़ा वेरिएशन करेगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्डिंगर इक्वेशन। तो शॉर्डिंगर इक्वेशन आपको एक तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बार बार देखोगे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस करने से। दूसरा चीज इसमें क्या है कि ये जो इसका फॉर्म है एच साई बराबर ई साई, ये भी क्या है, शॉर्डिंगर इक्वेशन ही है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी तो उसी को डिराइव करने के लिए सारा तामझाम हम लोग किए, ठीक है। तो यहां तक अभी यही इंपॉर्टेंट है। साई के बारे में हमने देखा, साई क्या है, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया गया, ये जो एच साई बराबर ई साई हमारे पास इक्वेशन आया, इसको जब हमने सॉल्व, ये लिख लिए, बड़े आगे देखिए ये जो इक्वेशन आया अपने पास कि एच साई बराबर ई साई, इसको जब फर्दर सॉल्व किया गया देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें हायर मैथमेटिक्स का यूज होता है जो आप लोग नहीं जानते अभी, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद क्या देखा गया कि किसी भी, जैसे अगर मान लो कि हम पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन ही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको सॉल्व करके। यहाँ पे ये साई के टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साई की जब वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड की गई, तो देखा गया कि साई का वैल्यू जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड ई वी एन एल एम, इनके टर्म्स में हमको साई की वैल्यूज मिली। तो आप सोच सकते हो कैलकुलेशन काफी टिपिकल टाइप का, क्योंकि हम लोग अभी क्या 2 वेरिएबल तक आप लोग पढ़ते हैं मोस्टली, है ना। तो इनके टर्म्स में देखा गया, लेकिन आप जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या उसके सॉल्यूशन आने पे, जो अगर मान लो कोई एक इक्वेशन है एक्स के टर्म्स में, मैंने कोई एक इक्वेशन बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या, या एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
तो क्या x की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है? डिपेंड करता है ना, कोई वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करते, कोई वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही यहां पे देखा गया कि जब श्रोडिंगर को उन्होंने सॉल्व किया तो इनके टर्म्स में अपने को साई का वैल्यू मिला, जहां पे एक्स वाई जेड तो आप समझ रहे हैं कोऑर्डिनेट है, ई है टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ जो एन एल एम है दीज आर नंबर्स। एन एल एम को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं, जिनको आगे आप क्वांटम नंबर्स के नाम से पढ़ते हो। अब इसमें क्या किया गया कि कौन सी वैल्यू साई की हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, साई की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, तो उसके लिए इन्होंने बताया, लिखिए इसमें, यहां तक लिख लिया ना, यहां तक लिखो, उसके बाद एक पॉइंट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये थ्योरी जो श्रोडिंगर का है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको लगे कि मतलब क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप पूरी कहानी एक बार अच्छे से समझेंगे तो आपको इसके बाद जो भी पार्ट है वो बिल्कुल आसान लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा इसका लॉजिक को भी देखा जाए। इन जनरल हम लोग ये सब अवॉइड करते थे पढ़ाना, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ऐड किया है, तो रिसेंटली जब भी ऐड करता है तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस और ज्यादा होते हैं, है ना। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए जरा कि साई की कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, तो इसमें लिखें एक पॉइंट, ओनली दोज वैल्यूज ऑफ साई, ओनली दोज वैल्यू ऑफ साई, only those value of psi are accepted, only those value of psi are accepted which satisfies the condition, which satisfies the condition, which satisfy the condition। क्या कंडीशन? कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड विल बी इक्वल्स टू 1। जो साई की वैल्यूज इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को हम लोग श्रोडिंगर का सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं, या साई की सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों सर, ये कंडीशन क्यों है, क्या इसका मतलब है? देखिए इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब आप dx dy dz तीनों कोऑर्डिनेट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर हम लोग रेंज ले रहे हैं, तो कहने का मतलब कि हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ, न्यूक्लियस से लेकर के एटम के बीच की बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे यही होगा। और तीनों ही कोऑर्डिनेट में हम लोग इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ में ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप 3D में इंटीग्रेट, मतलब आप समझे ऐसा कि एक पॉइंट से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं पूरा 3D में इस तरीके से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जब आप 3D में एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, एटम के अंदर ही होगा। और जब तुम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज ले लिए, मतलब पूरा रेंज ले लिए, भाई माइनस इन्फिनिटी से कम कुछ होता नहीं और प्लस इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ। तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मतलब 3D में हम लोग इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन तो कभी भी एटम के अंदर ही होगा ना, और अगर एटम के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली क्या होगी, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी विल बी डेफिनिट। कि अगर वो एटम के अंदर ही है तो डेफिनेटली वहां पे पाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ऐसे मान लो कि ये क्लास नहीं है, एटम है, हम एक सेंटर को पकड़ ले और वहां से हम क्या करें, 3D में बढ़ना शुरू करें। तो अगर मान लो मुझे क्लास में किसी एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर 3D में हम लोग सब तरफ इक्वली फैलेंगे तो वो अगर स्टूडेंट क्लास में है तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज अ श्योर इवेंट, यस और नो। तो जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वही सॉल्यूशंस क्या होगा, श्रोडिंगर का हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है क्या? तो पहला चीज तो ये हो गया। जैसे देखा गया कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, n इक्वल्स टू 1 की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमको एक ही इसका सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल मिला, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, psi 1 से डिनोट करते हैं। जब इसी में हम सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं तो सिर्फ ऐसे दो ही वैल्यूज होते हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको क्या लिखते हैं, psi 1 एंड psi 2 लिखते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, psi 1 psi 2 एंड इसी को आगे चल के हम लोग ऑर्बिटल का नाम देते हैं या सबसेल का नाम देते हैं। कि फर्स्ट सेल में आप देखोगे तो एक सबसेल होता है एस, सेकेंड सेल में जाएंगे तो दो सबसेल होता है एस और पी, थर्ड में जाएंगे सेल में तो आपको 3 सबसेल मिलेगा, कौन कौन सा, एस पी एंड, तो ये सब इधर ही से आया हुआ है। समझ पा रहे क्या? तो यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो लिख ही लिया ऑलमोस्ट, ये वाला पार्ट बस लिख लो, बढ़ते आगे। ठीक है, ये अब देखिए यहां जो इक्वेशन हमने लिखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों में बात करेंगे हम लोग। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको ले लूँ एक्स एक्सिस, इधर कहीं ले लूँ वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो अब अगर किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को निकालना चाह रहा हूं और उस पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करते हैं। मान लो ये मैंने कोई एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को जब आप ये ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो ये कंपोनेंट को हम लोग ले लेंगे आर, ये कंपोनेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा, और यहां से फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से फर्दर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से कनेक्ट करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसको थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग लेते हैं, ये आर हो गया, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज आर कॉस थीटा, लिखते हैं ना इसको। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी आर साइन थीटा।
इनके बीच का एंगल अगर हम फाई ले लें, इनके बीच का एंगल क्या ले लें, फाई ले ले, तो यहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जेड की बात करें, आप जेड को क्या बोल सकते हैं दोस्त, यहां पे जेड विल बी आर कॉस थीटा। जेड जेड बोल रहा हूं, ये वाला, ये एक्स लिया मैंने, एक्स वाई जेड आप किसी को भी मान सकते हैं। यहां जो उन्होंने सिस्टम लिया वो थीटा के बगल वाले को जेड लेते हैं। कौन सा वाला बोल रहे हो? हाँ, एक सेकेंड थोड़ा रुक जाए। ये आर है और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आर कॉस थीटा। और ये जो है देखेंगे आप, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये जो आप डाल रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन भी क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो आर साइन थीटा। 3D में बात कर रहे हैं, 2D का चक्कर नहीं चल रहा है। यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आपको क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। अब यहां पे देखें कि जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। एक्स एक्सिस को आप क्या लिख पाओगे, तो एक तो ये आर साइन थीटा है ही, और इसमें फिर फाई वाला कंपोनेंट, तो आर साइन थीटा कॉस फाई, क्या लिखोगे इसको, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये इस तरीके से हम लोग एक्स वाई और जेड को आर थीटा और फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में जब बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। और जब हम लोग पोलर सिस्टम में बात करते हैं, तो यहां पे अपने पास जो तीन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आर थीटा एंड फाई। तो हमने एक्स वाई और जेड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया किस में, आर थीटा एंड फाई में, जहां पे जेड की वैल्यू क्या आ रही है, आर कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई की क्या वैल्यू आ रही है, आर साइन थीटा साइन फाई। बनाए इसको। हम्म, वो और देखो ये एक्चुअल में इसको, अच्छा यहां पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, इसके कारण भी थोड़ा, इस लाइन को अगर हटा देते हैं, देखो जरा क्या बोलना चाह, इसको ड्रॉ कर लिए हो तुम लोग क्या, ठीक है मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, देखो जरा यहां पे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग।
कि पहले तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम लोग बात करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसको मान लेता है जेड एक्सिस, इसको मान ले रहे एक्स एक्सिस, और इसको क्या मान ले रहे वाई एक्सिस। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट हम 3 डायमेंशनल स्पेस में ले सकते हैं। एक कोई पॉइंट हमने माना, मान लो ये पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। ये जो आर है और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको लेते हैं थीटा। ठीक है, इसके बाद यहां से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं और इनको फर्दर कनेक्ट करते हैं यहां से, और इसी का फर्दर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं इधर और इधर। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पार्ट आप ले रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज, ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ये वाले पार्ट को क्या बोला, इट इज आर कॉस थीटा, और ये वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, आर साइन थीटा। इनके बीच का एंगल को क्या ले रहे हैं, पाई। जिस कारण से अगर ये आर साइन थीटा है, ये थोड़ा इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, बट आप इस पॉइंट को अगर सोचो तो ऐसा समझो कि जैसे हम लोग कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं, जो थीटा के बगल में होता है उसको कॉस कंपोनेंट लेते हैं, और जो थीटा से अपोजिट होता है उसको साइन कंपोनेंट लेते हैं। तो इस पॉइंट से यहां थीटा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से हम लोग क्या कर, अब ये पॉइंट है कहां, पहले इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि अगर मान लो हम जेड एक्सिस इसको पकड़ रहे हैं, इसी कॉर्नर को पकड़ लो कि जेड एक्सिस ले रहे हैं, है ना। तो ये अगर जेड एक्सिस हो गया तो ये वाले को एक्स एक्सिस मान लो और वो वाले को वाई एक्सिस मान लो, और कोई एक पॉइंट है, मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अगर हम ओरिजिन को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, आर बोला जा रहा है। और इस पॉइंट मतलब ये रेडियस और उसके बीच का एंगल इज थीटा। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट से फर्दर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर को क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से मीट करा रहे हैं। तो ये जो पार्ट होगा, मतलब समझो इस प्लेन में यहां से अगर कोई पॉइंट ड्रॉप किया और इसको यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट क्या आएगा, आएगा तो आर साइन थीटा, है ना। तो अब इसके बाद ये वाला पार्ट को तुम क्या ले सकते हो, अगर ये आर साइन थीटा हो गया तो ये आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। क्लियर है क्या, समझ रहे इस बात को। क्योंकि आप एंगल को समझ पा रहे हो ना कि यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये थीटा है, तो वो क्या हो गया, आर कॉस थीटा। अब तुम इसको लो, यहां से कुछ भी खींचो तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या होगा, आर साइन थीटा ही आएगा ना। इसीलिए यहां से हम लोग क्या करें, ये जो लाइन डाल रहे हैं ये लाइन एक्चुअल में क्या, इट इज परपेंडिकुलर लाइन, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। तो यहां से अरे पोलर कोऑर्डिनेट में तुमको शॉर्डिंगर तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके आउटकम्स को थोड़ा देखना है। हाँ यही मैं बोल रहा था कि अभी सिलेबस में ऐड किया फिर से, है ना। अभी तक ये सब चीज़ों से हम लोग थोड़ा करनी, क्योंकि बच्चा को पढ़ाते हैं तो फीडबैक नेगेटिव कर देता है, बोलता है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका उपाय भी बता देते हैं कि भाई नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको जो इसकी क्लैरिटी होगी वो काफ़ी बढ़िया लेवल पे होगी। तो समझ में आ रहा है तो भी गुड, और इनकेस लग रहा है कि नहीं सर पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, है ना।
सबका उपाय है, ठीक है, हो जाएगा काम ना। मैंने अब क्या बोले यार, अब ऐड कर दिया है तो नहीं पढ़ाएंगे तो भी दिक्कत, एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो टीचर का असली फीडबैक जो है वो कोई स्टूडेंट अपने एग्जाम होने के बाद ही दे पाता है, उसके पहले उसके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि वो सोच पाए कि टीचर सही है कि गलत है। तुम लोग तो पास आउट में फिर भी थोड़ा बहुत समझ पाते होगे, 11th-12th का जो बच्चा आता है उसके लिए सब वही है। नहीं मतलब जो भी आप पढ़ाएं वो सारी चीजें जो हैं उसके लिए नई है, तो जो आप पढ़ा रहे हैं वही वो जान रहा है, अनटिल अनलेस कि वो अलग से कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा हो। चलेगा ये, आगे बढ़ूं क्या, बना लिया। चलिए देखिए यहाँ पे, तो जो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वो क्या था इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर। तो ये जो आप लिख रहे हैं इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर थीटा फाई कहीं तुम लोग और पढ़ता है, फिजिक्स में पढ़ता है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? हमको लगता है और कहीं नहीं पढ़ते हो। मैथ्स वाले बच्चे इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब मैथ्स में भी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में, बट आपके लिए यहीं पे एक जगह हमको लगता है ये चीज़ मिलेगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसीलिए इक्वेशन आपको डिटेल में नहीं बता करके बस उसका सिग्निफिकेंस को समझाया जाता है। तो ये हो गया अपना किस में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी को जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, आर ऑफ आर थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। यहां पे ये आर ऑफ आर क्या है, थीटा ऑफ थीटा क्या है और फाई ऑफ फाई क्या है। तो आर ऑफ आर इज रेडियल फंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, इट इज रेडियल फंक्शन, क्योंकि आर क्या है, रेडियस है, तो वहां से नाम क्या आ गया, रेडियल फंक्शन। थीटा और फाई क्या है, एंगल्स है, तो इनको अपन बोलते हैं एंगुलर फंक्शन। खाली थोड़ा थोड़ा समझते चले, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। यहां पे आर ऑफ आर क्या है, रेडियल फंक्शन, थीटा ऑफ थीटा फाई ऑफ फाई क्या है, एंगुलर फंक्शन। समझ में आ रहा है। अब सर आर ऑफ आर क्यों लिख रहे हैं, थीटा ऑफ थीटा क्यों लिख रहे हैं, फाई ऑफ फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां आर थीटा और फाई कोई वैल्यू नहीं है, इनके टर्म में पूरा आपको क्या होगा, इक्वेशन मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मे बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, मे बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। मतलब आर ऑफ आर इज ए फंक्शन ऑफ आर, थीटा ऑफ थीटा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, फाई ऑफ फाई इज ए फंक्शन ऑफ फाई, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। समझ पा रहे क्या। तो यहां पे देखिए ये हो गया इस सिस्टम। अब इसी को जब स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसको अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ऑफ आर, थीटा स्क्वायर ऑफ थीटा एंड पाई स्क्वायर ऑफ पाई बराबर। तो इसको अब हम लोग बोलते हैं, आर स्क्वायर आर को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आर ऑफ आर को क्या बोलते हैं,
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इनको बोलते हैं, क्या बोल रहे थे, एंगुलर फंक्शन। तो उससे क्या मिल जाएगा, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये जो आर स्क्वायर आर है, ये देखा जाता है इट इज ए फंक्शन ऑफ एन एंड एल। थीटा ऑफ थीटा, थीटा स्क्वायर थीटा जो है, इसको देखा जाता है इट इज फंक्शन ऑफ एल एंड एम, और इसको देखा जाता है इट इज ए फंक्शन ऑफ एम, वेयर एन एल एम आर आप पढ़ चुके हैं पहले क्वांटम नंबर्स। यहीं से क्वांटम नंबर्स ये तीनों निकलते हैं। लिखे यहां तक। तो देखिए आप लोग जो चार तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़ते हो, एन एल एम और एस, वो तीन क्वांटम नंबर्स यहीं से निकलते हैं, श्रोडिंगर से ही निकल के आते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, तो दैट विल बी स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी सब यहीं से निकल के आते हैं। क्या क्या किसका सिग्निफिकेंस है, वो सारा चीज यहीं से डिटेल में आपको समझ में आएगा। यहां तक नोट करके बताओ। हाँ भाई, डन। ये देखो जो साई मिलेगा ना, साई इन सब के टर्म्स में मिलेगा तुमको। हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे लिख लिया ये। बढ़े आगे, चलिए देखिए आगे। इसके बाद की क्या कहानी है, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज ऑर्बिटल। लिखे इसका डेफिनेशन, द थ्री डायमेंशनल स्पेस, इट इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस, it is the three dimensional space outside the nucleus, it is the three dimensional space outside the nucleus where electron finding probability, where electron finding probability
is maximum where electron finding probability is maximum and finite. मैक्सिमम एंड फाइनाइट, मतलब मैक्सिमम भी है और क्या है, फाइनाइट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कर दिए। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यहां से जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालते हैं कि ऑर्बिटल हम लोग क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर वो स्पेस 3D में है ना, न्यूक्लियस के बाहर और एटम के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो और फाइनाइट हो, उसको हमने क्या बोला, ऑर्बिटल बोला। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मिलते हैं और उनका शेप क्या होगा, वो चीज यहां से हम लोग सोचते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया कि जब श्रोडिंगर को सॉल्व किया, जब हमने क्या किया, श्रोडिंगर को सॉल्व किया तो हमको वैल्यूज मिली। आफ्टर सॉल्विंग श्रोडिंगर, आफ्टर सॉल्विंग हमने क्या देखा कि जब फर्स्ट ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहां एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा था। वो वैल्यू क्या था, तो इसने क्या किया कि साई1 का स्क्वायर किया। इसका क्या किया, पहले तो इसका स्क्वायर किया, और जब साई का आप स्क्वायर कर रहे हो तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखा गया कि कहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और फाइनाइट है, उन पॉइंट्स पे डॉट बैठाया गया। समझिएगा बात को ध्यान से कि हमने श्रोडिंगर को सॉल्व किया, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस अपने को मिले, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की वैल्यू थी जो एक्सेप्टेबल थी, जिसको हमने क्या बोला, साई1। जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो हमको क्या मिल जा रहा है, साई1 स्क्वायर, और साई1 स्क्वायर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया कि जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, हमने उन पॉइंट्स पे डॉट बैठाए। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो साई1 मिला, इसका स्क्वायर करके, और हम एक क्या है, ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है। तो कहां कहां पे प्रोबेबिलिटी इससे हमको मैक्सिमम और फाइनाइट मिल रही है, उनके लिए हमने डॉट्स बैठाया। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो? और जब वो डॉट हमने बैठा, जैसे मान लो इसमें हमने इसको स्क्वायर किया, प्रोबेबिलिटी निकाला, और जब यहां पे डॉट बैठाया तो हमको क्या दिखा कि ये जो डॉट है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये डॉट किस तरीके का बन रहा है, ये जो डॉट्स हमने बैठाया, मैंने मान लो देखा कि पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम फाइनाइट है, ये डॉट बैठा दिया, यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम फाइनाइट है, डॉट बैठा दिया, यहाँ मैक्सिमम, ऐसे करके डॉट बैठाते गए बैठाते बैठाते गए, फाइनली हमको क्या दिखा कि जो शेप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यहाँ पे स्फेरिकल मिल रहा है। तो यानी कि बोला गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वही स्पेस का जो हमको शेप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, और उसी स्पेस को आगे चल के हम लोग एस ऑर्बिटल के नाम से, तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो साई1 है ये एक तरीके से किसको दिखा रहा है, ये एस ऑर्बिटल को दिखा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? ऐसे ही हमने क्या किया जब हमने n=2 के लिए देखा, ध्यान दे थोड़ा, n=2 के लिए जब हमने देखा तो दो वैल्यूज मिली, एक साई1 और दूसरा क्या, तो साई1 फिर से क्या हो जाएगा, एस होगा, और दूसरा जो मिला उसको नाम क्या दिया गया, पी नाम दिया गया।
अब p ऑर्बिटल के लिए फिर से क्या किया कि हमने यहां पे जो psi2 आया इस psi2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर से क्या किया कि कहां कहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी हमने इसको प्लॉट किया। तो इस केस में जो हमको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखी उसका जो फाइनली शेप मिला अपने को, स्पेस थोड़ा कम है यहां पे, इधर मैं बना दे रहा हूं है ना। इस केस में जो अपने को शेप मिला वो कैसा शेप मिला भाई, तो कुछ इस टाइप का शेप देखने को मिला। तो ये शेप कैसे पता चला, ये शेप कहां से आया कि हमने साई स्क्वायर किया, पहले केस में psi1 का स्क्वायर किया, दूसरे केस में psi2 का स्क्वायर किया, और फिर हमने क्या किया कि कहां कहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो अच्छा देखा कि इसमें इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे करके हम लोग डॉट्स बैठाते गए। तो फाइनली जो अपने को शेप मिला वो कैसा मिला, डम्बल्ड शेप मिला। तो हमने बोला कि p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, डम्बल्ड शेप होता है। ये कौन सा हो गया, s ऑर्बिटल, इसको हमने क्या बोला भाई, p ऑर्बिटल बना इसको। देखो इसमें क्वेश्चन कहां से आएगा ये मैं तुमको पूरा क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो बहुत डेफिनेट पैटर्न है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, और कितना भी कॉन्सेप्चुअली आपको घुमाने की कोशिश करेगा आप घूमोगे नहीं। बाकी तो फॉर्मूला से भी काम, छुटपुट क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तुमने भी पढ़ा होगा पहले नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, तो कैसे निकालते थे उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। जैसे नंबर ऑफ एंगुलर नोड कैसे निकालते थे, एल के बराबर होता था। तो वो एल के बराबर कैसे होता है, वो कहां से आया, वो सब यहीं से आया है। रेडियल नोड कैसे निकालते थे, एन माइनस एल माइनस वन, तो वो कैसे आया, तो वो यहीं से आया। मतलब अगर आप इसको समझ लेते हैं ठीक से तो आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला से काम बन जाता है तो करेंगे हम लोग। क्लियर है क्या, डन यहां तक, बढ़े आगे। लिख लिया सभी ने, लिखो लिखो लिखो। क्या बोल रहे हैं, एक और बात है, कितने लोग आप लोग पटना के बाहर के हैं, रेज योर हैंड। अच्छा, मैक्सिमम लोग मतलब बाहर के ही हैं। तो छुट्टी में सभी लोग घर जरूर जाएं। किसी के मन में ऐसे भावनाएं जग रही हैं क्या कि सर घर नहीं जाना है, ऐसी भावनाओं पे बिल्कुल काबू रखें, क्योंकि घर नहीं जाना, ये सोच रहे हैं आप कि हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। फेस्टिवल के टाइम पे, मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं आपको, कि सभी लोग प्रेम पूर्वक घर जाएं, छुट्टी को बढ़िया से एंजॉय करें,
बड़े। और घर से जब वापस आए तो पूरा एनर्जी के साथ वापस आए। अरे जाने के बाद जब आए तब एनर्जी के साथ है। मैं क्या बोल रहा हूं देखे जरा, होता क्या है ना, दो तीन चीजें जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस में अपने सीखी है कि एक तो क्या होता है कि बहुत लोग ऐसी ही भावनाएं जगा लेते हैं कि हम यहां रहेंगे और 6 दिन में हम कुछ ऐसा कर देंगे जो हम 6 महीने में नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि बहुत रेयर चांसेस होता है कि हम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो यू आर एक्सेप्शनल। दूसरा चीज क्या होता है कि जब आप 6 दिन की छुट्टी में रुकेंगे तो इनिशियल का 1-2 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है थोड़ा पढ़ाई, फिर जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने की होंगी भावनाएं जगने लगती है कि अरे यार अब घर चले जाएं क्या, और फिर लगता है कि अब जाके क्या करेंगे, अब तो सब लोग आने वाले। धीरे धीरे बोर भी होने लगे, पढ़ाई भी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा कोई प्लान मेरे सजेशन में न बनाए, बाकी आपका जैसा इच्छा हो। दूसरा, कितने लोग घर जा रहे हैं? काफी सारे लोग घर जा रहे हैं। तो जो लोग भी घर जा रहे हैं किताब कॉपी ज्यादा लेके नहीं जाए, है ना। ऐसा नहीं कि एक पूरा जो है भर लिया है कि 6 दिन में सर हम जो है 6 चैप्टर खत्म। ऐसा भी कुछ तूफानी आपसे होने वाला। वो जैसे लेके जाएंगे वैसे ही लेके दोस्त वापस आएंगे। तो अगर कुछ लेके जाना है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप सिंपली कोई एक सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि थोड़ा इस पे और काम करना है, उसका एक आध मॉड्यूल और नोट्स कॉपी लेके जाएं, इससे ज्यादा कुछ मत लेके जाएं। कि पता चला लेके आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी भी सर जरूरी है, जूलॉजी के बिना सर हो नहीं पा रहा है, छुट्टी खत्म। तो चारों सब्जेक्ट जब आप ले जाओगे तो कुछ फिर वो वापस बैग से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी। तो मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। ऐसी गलतियां करने से बचें, है ना। चलिए देखिए आगे इसमें बढ़े हम लोग। अच्छा 1-2 मिनट, बस 1-2 मिनट कर लो, 1-2 मिनट में निपटाते हैं ना। देखिए n=3 के लिए देखा गया। n=3 मतलब थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितना सॉल्यूशन मिला होगा? कौन कौन सा? इसमें देखा गया ये किसको बोला गया, ये S, ये P और ये, तो SP का तो देख लिया हमने। जब psi3 का स्क्वायर किया गया और फिर से यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां कहां होगी इस पॉइंट को जब रखा गया, तो देखा गया कि इसका जो शेप आ रहा है वो कुछ इस तरीके का शेप आता है ना, कुछ ऐसा शेप देखने को मिलता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं भैया कि 2 डंबल है इधर, तो 2 डंबल इज नोन एज डबल डंबल। n=4 के लिए कितना मिलेगा? psi1, psi2, psi3, psi4। ये किसके लिए हो जाएगा? S के लिए। ये किसके लिए? ये तो F का जब शेप बनाया गया तो इसके शेप को हम लोग स्टडी नहीं करते, इसका शेप कैसा बोल दिया जाता है? कॉम्प्लेक्स शेप बताया जाता है।
क्या बताया जाता है? कॉम्प्लेक्स शेप बताया जाता है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो सारा जो कॉन्सेप्ट आया है वो यहीं से आया है, किसमें कितने ऑर्बिटल, क्या कहानी। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, ये लिख लिया ना, ये डन। देखिए जरा, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। इसमें थोड़ा समझे चीजों को। फर्स्ट ऑर्बिट में अपने को कितना मिल रहा है? एक वैल्यू मिल रहा है psi1, उसको हमने क्या बोला? और फर्स्ट ऑर्बिट का एस है तो उसको क्या बोल देते हैं? 1s। सेकेंड ऑर्बिट में क्या मिल रहा है? एस और पी। सेकेंड ऑर्बिट का है तो क्या बोलोगे? थर्ड ऑर्बिट में क्या मिल रहा है? थर्ड का है तो क्या बोलोगे? फोर्थ ऑर्बिट में क्या मिलेगा? एस पी डी एंड फोर्थ का है तो फिफ्थ में क्या मिल जाएगा? फिफ्थ का है तो क्या बोलोगे? जी कॉन्फ़िगरेशन में आपको जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी आप जो पढ़ते हो एफ ब्लॉक तक ही पढ़ते हो, एस पी डी एफ। इनको बोलते क्या है? देखिए, एस को हम लोग बोलते हैं सिंपल। अगर नाम बात करें तो एस को क्या बोलते हैं? पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी को बोलते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज। एफ को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल। एफ को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और जी को हम लोग बोलते हैं डीजनरेट। तो ये कुछ नाम इनको जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी को आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, और दशहरा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।